हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। हरियाणा सीटी मेंस का एग्ज़ाम अभी होना है, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट आने हैं। तो उनमें से एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, जिसे 5 से 6 क्वेश्चन उसमें आते हैं। जैसे पिछला एग्ज़ाम हुआ था 56-57 ग्रुप का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। तो इससे रिलेटेड एक सीरीज़ डालते हैं अपने चैनल पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल लेंगे और काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सब पहली बार आप चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 149, 148, 151, 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 148। इसमें क्या होता है कि कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है संविधान में, उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 148 से लेके 151 तक है भाई। 148 तो नियुक्ति से रिलेटेड है। 149 कर्तव्य और शक्तियां, ड्यूटीज, ड्यूटीज और पावर, कर्तव्य और शक्तियां। 150 केंद्र और राज्यों से संबंधित है। कैग की जो केंद्र और राज्यों से संबंधित है, सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड है भाई। और 151 संसद में कैग की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने से संबंधित है। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो संसद में पेश करने से संबंधित 151। 148 नियुक्ति, 149 है कंट्रोलर जर्नल ऑडिटर जनरल की शक्तियां और कर्तव्य से है। ये केंद्र और राज्य से रिलेटेड है। और ये जो कैग अपनी रिपोर्ट को संसद में पेश करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है भाई। अब वर्तमान में कंट्रोलर जनरल कौन है? तो के संजय मूर्ति हैं फिलहाल, जो 15वें कंट्रोलर जनरल है। 15वें नियंत्रण में महालेखा परीक्षक है के संजय मूर्ति। इससे पहले 14वें थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे भाई। और इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ है? इनका कार्यकाल 21 नवंबर 2024 को हुआ है। 2024 को हुआ है। ठीक है। अब इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यानी कि 6 साल तक कार्यकाल होता है। लेकिन अगर आयु 65 वर्ष जब भी कंप्लीट हो जाए तभी इन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। तो कंट्रोलर जो कैग होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उसकी समय अवधि 6 साल की होती है और 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक है। और त्यागपत्र, जैसे बीच में इनको त्यागपत्र देना पड़े तो त्यागपत्र किसके समक्ष देते हैं? या पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है और त्यागपत्र भी प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है। तो ये थे भारत के कैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को उसके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, किसी भी समय, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। देखो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कैग जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका कार्य अवधि 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो होती है। ठीक है। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है कि संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित होता है और वो जो प्रस्ताव पारित होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर राष्ट्रपति उनको हटाने की प्रक्रिया करता है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर वो उनको हटाने की प्रक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। भारत राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 266। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका अनुमोदन, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। ये क्या है 243 आई क्या है? इसके अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों से संबंधित वित्त व्यवस्था को देखा जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो किसको मॉनिटर करता है? ग्राम पंचायतों में जो वित्त व्यवस्था है, पैसे का लेन देन है, उसको मॉनिटर करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 243 आई के तहत। इसके अलावा 243 वाई भी है, 243 वाई। इसके तहत क्या होता है? नगर पालिकाओं में वित्त व्यवस्था के संचालन की देख रेख करता है। कौन? स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन नगर पालिकाओं में वित्त व्यवस्था की लेन देन की देख रेख करता है, वो 243 वाई के तहत होता है। और 280 इसी तरह सेंटर में होता है। ये तो स्टेट में होता है, और जो 280 होता है वो सेंटर से रिलेटेड है। तो 280 आ जाए वो केंद्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख के लिए होता है। स्टेट के लिए 243 आई और 243 वाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में किसके लेखों का ऑडिट करते हैं? ऑडिट नहीं करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनी और निजी कंपनी। जैसे कि ये सरकारी अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सरकार से रिलेटेड प्राप्तियां और खर्चों का ऑडिट करना होता है। निजी कंपनियों से इसका कोई लेन देन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को? हरियाणा की अर्थव्यवस्था। चलो ये आगे टॉपिक है। तो केंद्रीय वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे सौंपता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट है हाँ भाई, क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन में था केंद्रीय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है भाई, ठीक है। और राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के मध्य रखता है। संसद के दोनों सदनों के मध्य रखता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा रहा है लेकिन रोजगार अभी भी कृषि का वर्चस्व है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई। देखो भाई, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र कौन से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक, प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधि होती है। कृषि से संबंधित जैसे कृषि करना, पेन सही से नहीं चल रहा, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य प्रणाली है ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है भाई। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में जो सेकेंडरी सेक्टर वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कच्चे पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं उनको, पक्के पदार्थ, रॉ मटेरियल को मटेरियल में कन्वर्ट करने वाले उद्योग को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें ज़्यादातर उद्योग होते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है और गन्ने से हमने चीनी बना दी, तो जो चीनी बनाने वाला उद्योग है वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे कपास प्राथमिक क्षेत्र में पैदा होगी और कपास से कपड़ा बना दिया, तो कपड़ा बनाने वाला जो उद्योग हो गया वो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। इसी तरह आगे भी
अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता हो, उनके संचालन के लिए सेवाएं प्रदान, सेवाएं जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, बीमा हो गया, ठीक है, और परिवहन हो गया, परिवहन में जैसे गाड़ी ट्रक चलाने वाले हो गए, बैंकिंग में बैंकिंग सर्वेंट हो गए, बीमा में काम करने वाले लोग हो गए, ठीक है। तो ये सेवाओं में आता है। तो तृतीय क्षेत्र क्या हो गया? सेवा से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़ा योगदान भाई तृतीय क्षेत्र का है। हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अगर हम ये मान लें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 51.2% है भाई। अरे चल जा यार, 51.2% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान, तृतीय क्षेत्र का योगदान 16% है और द्वितीय क्षेत्र का योगदान 37.7% है, ठीक है भाई। 8 9 10, हाँ 37.7% है ये था। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी बड़ी है भाई? तो भारत की, सॉरी, हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था है बजट के हिसाब से हरियाणा की अर्थव्यवस्था लगभग 12.14 लाख करोड़ है भाई। 12.14 लाख करोड़ हरियाणा की जीडीपी है। हरियाणा की जीडीपी है कितनी है? 12.14 लाख। और ये भारत की जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा है? ये भारत की जीडीपी का 3.7% हिस्सा है भाई, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की जीडीपी कितनी है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की जीडीपी भारत की जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है। हरियाणा की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान पूछ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको याद कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? हरियाणा को भारत का खालिस्तान भी कहा जाता है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उत्पादन के संदर्भ में। डेट्रायट, मैनचेस्टर, सिलिकॉन वैली वित्तीय राजधानी। देखो भाई हरियाणा में ना भारत के सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं। जैसे कि हरियाणा में गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा में मानेसर हो गया, हरियाणा में बावड़ हो गया। तो ये गुरुग्राम, मानेसर, बावड़ जो बेल्ट है इसमें कार जो उत्पादित की जाती है भारत की 50% कार इसी बेल्ट में उत्पादित की जाती हैं। और मोटरसाइकिल हो गई, 60% मोटरसाइकिल भारत की यहीं पे उत्पादित की जाती है। इसलिए इस बेल्ट को डेट्रायट कहा जाता है। हरियाणा को भारत का डेट्रायट इसी बेल्ट के कारण जाना जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? नहरों का निर्माण करना, बाढ़ को रोकना, धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन करना, मछली पालन को बढ़ावा देना। देखो भाई इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हरियाणा में धान की फसल उपजाई जाती है, धान, ठीक है। और धान में क्या होता है? पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो भूमिगत या नहरों से ज़्यादा पानी धान में यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसके स्थान पर बाजरा, मक्का या कपास बोई जाए, तो कम पानी लगता है। तो सरकार ने एक उपक्रम चलाया है जिसमें धान की जगह अगर ये 3 फसल उत्पादित की जाती हैं तो प्रति हेक्टेयर सरकार 7,000 रुपये राशि सब्सिडी के तौर पर देती है। अगर धान की जगह ये फसल तो ये इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को उगाया जा सके। ये याद रख लेना, कितने रुपए देती है सरकार सब्सिडी के तौर पर? प्रोत्साहन के रूप में 7,000 रुपये प्रति एकड़, ठीक है भाई।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है हरियाणा राज्य का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो वित्तीय वर्ष, सामान्य वर्ष तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होके और 31 मार्च तक चलता है भाई। ठीक है, इसी अवधि के दौरान बजट पेश किया जाता है। सारा बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है भाई। लेकिन अभी बजट फरवरी में पेश होने लग गया है। पहले रेल बजट अलग था और आम बजट अलग था, जनरल बजट अलग था, लेकिन अब इन दोनों को एक ही कर दिया है और वो अब फरवरी में पेश होने लग गया है। लेकिन अगर अभी क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में, तो हरियाणा में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को वित्तीय वर्ष माना जाता है। हरियाणा में एमएसएमई नीति का संबंध किससे है? बड़े उद्योग से, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग से, केवल कृषि आधारित उद्योग से, विदेशी निवेश से। देखो एमएसएमई क्या है? MSME, एम से बनता है माइक्रो, माइक्रो यानी कि अति सूक्ष्म। एस से बनता है स्मॉल और एम से बढ़ता है मीडियम और ई से बनता है एंटरप्राइजेज। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये किस लिए है? ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई नीति का यूज हो रहा है। हरियाणा में एमएसएमई नीति लागू की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? सरकार की कुल आय, कुल माइनस कुल खर्च, सरकार का कुल खर्च उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां, कर राजस्व, गैर कर राजस्व। देखो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा, इससे पहले 3-4 टर्म देखनी पड़ेंगी। एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। दूसरी होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां। हाँ भाई, राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? जैसे सरकार को की आय होती है, तो सरकार की आय किससे होती है? जैसे टैक्स, जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, फीस हो गई, जुर्माना हो गया। इनसे सरकार आय प्राप्त करती है, उसको कहते हैं राजस्व प्राप्तियां। दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? जैसे कि सरकार अपने या तो उधार लेकर प्राप्ति करती है या अपने किसी उद्यम को बेच के, जैसे LIC की हिस्सेदारी बेच दी, एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच दी, उससे जो प्राप्तियां होती है वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। इसके अलावा क्या होता है? राजस्व व्यय, व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय क्या होता है? सरकार राजस्व व्यय में क्या करती है कि भाई सरकार ऐसा व्यय करती है जिससे किसी पूंजी का निर्माण नहीं होता। जैसे कि पेंशन के रूप में देना, पेंशन, ठीक है, सैलरी देना, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी देना, पेंशन देना, ठीक है। इस तरह का व्यय होता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जिससे पूंजी का निर्माण हो, पूंजीगत व्यय, जिससे पूंजी का निर्माण हो। जैसे सड़क बना देना, पुल बना देना, ठीक है, हॉस्पिटल बना देना, स्कूल बना देना, तो ये पूंजीगत व्यय, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय में डिफरेंस हो, यानी कि कुल व्यय, सरकार का कुल व्यय अधिक हो जाए कुल प्राप्तियों से,
कुल व्यय क्या होता है, राजस्व और पूंजीगत व्यय। अभी बताया था ना, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। और कुल प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। अब इस डिफिसिट को सरकार कैसे मैनेज करती है, वो कर्ज लेके मैनेज करती है भाई। उसे आरबीआई से कर्ज लेना पड़ता है, विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। तो इसका मुख्य आंसर क्या होगा, सरकार का कुल खर्च कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार के बजट में राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, नई सड़कों का निर्माण, मेट्रो परियोजना, मशीनरी। मैंने अभी बताया था कि राजस्व व्यय में सबसे ज्यादा वो व्यय होते हैं जिससे पूंजी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, उसमें सबसे ज्यादा वेतन, सैलरी, पेंशन और ब्याज का भुगतान होता है, ब्याज का भुगतान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया जाता है? देखो भाई, राज्य का बजट संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत पेश किया जाता है। और सेंटर का बजट राज्य का तो विधानसभा में पेश किया जाता है, और सेंटर जो होता है, केंद्र सरकार जो होती है, उसका बजट संसद में अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। तो राज्य का 202 हो जाएगा, सेंटर का अगर पूछेगा तो 112 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में समेकित कोष से पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? कंसोलिडेट फंड, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, वित्त सचिव। तो देखो भाई, कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालने के लिए राज्य के विधानमंडल में से मंजूरी जरूरी होती है। जैसे कि राज्य का विधानमंडल क्या होता है, जैसे राज्य विधानसभा होती है, तो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और जैसे कि हम बजट पेश करते हैं, वो उसी प्रकार का हिस्सा कंसोलिडेट फंड का हिस्सा है। तो जब राज्य का विधानमंडल स्वीकृति दे देता है, तो उसके बाद ही कंसोलिडेट फंड से पैसा निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पीपीपी मॉडल को अक्सर हरियाणा की बुनियादी ढांचा परियोजना में सुना जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य शासन के दृष्टिकोण से क्या है? देखो भाई, केवल जनगणना करना, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त लाभार्थियों तक स्वचालित रूप से पहुंचाना, केवल टैक्स एकत्रित करना, वोट बैंक बनाना। परिवार पहचान पत्र, जिसको हरियाणा में फैमिली आईडी भी कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक उनकी आय के आधार पर, जो सार्वजनिक आय के आधार पर जो वित्तीय सहायता है, जैसे कि पेंशन है, राशन कार्ड है, या जितने भी वित्तीय सहायता से संबंधित कार्यक्रम हैं, वो फैमिली आईडी के आधार पे दिए जाते हैं। जैसे पेंशन बनाना, तो फैमिली आईडी से चेक कर लिया जाता है कि फला फला परिवार की आय कितनी है, क्या 1,80,000 से ज़्यादा है या कम है। उस आधार पे जो वित्तीय स्कीम चलाई हुई हैं, उनका फ़ायदा लोगों तक पहुंच जाए, ऑटोमेटिकली पारदर्शी तरीके से पहुंचे, ट्रांसपेरेंट पहुंचे, और जल्दी पहुंचे, और पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया बने। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की आय के आधार पर जो स्कीमें सरकार चला रही है, उनका फायदा लोग उठा सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैग अपनी रिपोर्ट में किन 3 प्रकार के
लेखा परीक्षकों लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ तो भाई इसमें तीन तरह के खाते होते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे विनियोग खाता, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रम, केवल वेतन और पेंशन, कृषि उद्योग और सेवा, पुलिस न्याय और प्रशासन। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कैग अपनी रिपोर्ट में तीन प्रकार के लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, विनियोग खाता, वित्त खाता और सार्वजनिक उपक्रम। तो देखो ये क्या होते हैं। विनियोग खाता क्या होता है। विनियोग खाते में सरकार बजट जब पेश करती है तो विभिन्न स्कीमों के तहत पैसा अलॉट करती है, सैंक्शन करती है। तो साल के शुरुआत में सरकार बजट देती है और पैसा अलॉट कर देती है, और साल के अंत में कैग इसका ऑडिट करती है कि जिस भी स्कीम के तहत जितना पैसा दिया गया था क्या वो सही से और कितना उस पर खर्च किया गया, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दूसरा आता है हमारे पास वित्त लेखा, यानी कि वित्त खाता। ठीक है, वित्त खाते में क्या होता है भाई, ये सरकार की जेब से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सरकार कितनी अमीर या कितनी गरीब है उसका होता है दूसरा खाता। इसमें क्या होता है, जैसे सरकार की कुल प्राप्तियां, जैसे इनकम टैक्स से, जीएसटी से, फीस से, जुर्माना से जो भी प्राप्तियां हुई है, और सरकार का कुल खर्च जैसे सैलरी वगैरह में जो भी खर्च होता है सड़क निर्माण में, उसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो वित्त खाते के अंतर्गत आती है। तीसरा आता है सार्वजनिक उपक्रम। इस उपक्रम में सरकार सिर्फ एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, यानी कि सरकार का पैसा नहीं होता है। तो सरकार की प्राप्तियां क्या होती हैं, सरकार को वो पैसा इकट्ठा करती है, यूज करती है और बाद में उसको लौटाती है। जैसे जीपीएफ खाते का पैसा हो गया, जीपीएफ, पीएफ खाते का पैसा हो गया। ठीक है, जीपीएफ खाते का पैसा होगा, पीएफ खाते का पैसा होगा, एनपीएस खाते का पैसा हो गया। ठीक है, एलआईसी का पैसा हो गया। इस तरह से सरकार ये सारा पैसा इकट्ठा तो करती है लेकिन उसको फिर लौटाना भी पड़ता है। तो ये सार्वजनिक उपक्रम का खाता, इन सभी का ऑडिट कैग प्रस्तुत करती है। तो कैग अपनी रिपोर्ट में तीन तरह के खाते का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में जीएसटी संग्रह की निगरानी कौन करता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है भाई, तो इसकी निगरानी कौन करता है, केवल केंद्र सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिवेन्यू एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिनकी सिफारिशें वर्तमान में हरियाणा सहित सभी राज्यों पर लागू है। देखो वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग सरकार की प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करता है। तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो 21 सिंह है। अभी इसको याद कर लेना, 21 सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच जीएसटी और फीस, जुर्माने से प्राप्त पैसे और इनकम टैक्स से प्राप्त पैसे का धन का सही से वितरण करना वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शासन और में ई गवर्नेंस का क्या कार्य है। बिजली से चलने वाली कार, इंटरनेट और तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवा देना, चुनाव कराना, विदेशी नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई इंटरनेट एवं तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवा देना। जैसे इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस में जैसे सरकार अभी भी करती है, विभिन्न स्कीमों के तहत पोर्टल खोल देती है। जैसे सरल हरियाणा पोर्टल है, तो इसमें विभिन्न स्कीमों को, जैसे पेंशन बनानी हो तो आप सरल हरियाणा पे बना सकते हो, फैमिली आईडी बनानी हो तो आप बना सकते हो, और डोमिसाइल बनाने हो तो आप बना सकते हो, और किसी स्कीम का लाभ उठाना हो तो आप उठा सकते हो। तो ये इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल बना दिए जाते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट, जिनके माध्यम से हम बिना किसी दफ्तर जाए अपने घर बैठे
इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए इंटरनेट और तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवाएं देना। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो भाई इन क्वेश्चंस को कर लेना, याद कर लेना, इनमें से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बाय, टाटा।